नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आज गया गाइडेंस के इस मंच पे हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी का 7th चैप्टर जो है राष्ट्रवाद, उसके लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं हूं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा, उत्क्रमित विश्वविद्यालय कैया से। और आज इस राष्ट्रवाद के अंतर्गत हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रीयता क्या होती है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर किन किन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि राष्ट्रवाद की अवधारणा, राष्ट्र की अवधारणा और राष्ट्रवाद की सीमाएं क्या है, यानी कि उसके लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी शक्ति क्या है, वह निगेटिव अर्थ में कैसे काम करता है, वह पॉजिटिव अर्थ में कैसे कार्य करता है। और उसके बाद राष्ट्रवाद और बहुलवाद, क्या ये दोनों एक है या दोनों में कोई अंतर है। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद के प्रति क्या सोच था, वो क्या कहते हैं राष्ट्रवाद पर, उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह आपके बुक में इनको पढ़ना है, इसके बारे में आपको दिया हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग पाठ को शुरू करने से पहले एक कोट यहाँ पर दिया हुआ है गार्नर का। इस कोट को हम लोग पहले समझेंगे कि राष्ट्र कहते किसको है। तो देखिए, इसको पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं हम कि राष्ट्र सांस्कृतिक दृष्टि से संगठित एवं एक रूप एक ऐसा सामाजिक समुदाय है जो आध्यात्मिक जीवन और उसकी अभिव्यक्ति की एकता के प्रति सचेत तथा दृढ़ संकल्पी होता है। अब देखिए, मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक बेसिक अवधारणा क्या होती है। लोग जो है राष्ट्र को या स्टेट को एक ही समझ लेते हैं। आम जीवन में हम लोग देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे राष्ट्र कह दे या स्टेट कह दे, वह एक ही से बोध करता है कि एक ही आदमी को, जैसे पर्यायवाची शब्द होता है ना, जैसे कमल को जलज बोलते हैं और उसके बाद और किसी नाम से भी जो है दूसरे को घर के नाम से भी बुलाते हैं, जैसे है ना, हमारा नाम जैसे यहाँ पर अंजनी कुमार सिन्हा है तो घर में कुछ और नाम से बुलाते हैं, हर का कुछ निक नेम होता है। तो वो पर्यायवाची शब्द के समझ करके लोग राष्ट्र और राज्य को जो है यूज करते हैं। लेकिन बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हम लोगों को इसका डिफरेंस पता होना चाहिए कि राज्य किसको कहते हैं, स्टेट किसको कहते हैं, राष्ट्र किसको कहते हैं, नेशन किसको कहते हैं। देखो, दो चीज ही है यहाँ पर। राष्ट्र को इंग्लिश में नेशन बोलते हैं और स्टेट को हिंदी में राज्य बोलते हैं। ठीक है, दो शब्द, एक हिंदी है एक इंग्लिश है। तो यहाँ पर राष्ट्र पहले हम लोग समझेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक है राष्ट्र और दूसरा है वाद। तो पहले भी हम अपने वीडियो में बताए हैं कि जहां पर भी वाद आ जाए, जहां पर भी वाद आ जाए, यानी कि इंग्लिश में ISM लिखा हुआ जाए, जैसे लिबरलिज्म, जैसे मार्क्सिज्म, जैसे सोशलिज्म, है ना। तो ये सारे जो चीज होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो एक थ्योरी होता है, सिद्धांत होता है, एक कह लीजिए कि जो है बेसिक, उसमें जो है एक विचारधारा होती है। ठीक है, और यहाँ पर जब वाद, उसी का इंग्लिश का हिंदी हो गया, वो ISM लिबर सबसे लिबरलिज्म बन गया। ठीक है, तो उसको उदारवाद के नाम से जाना जाता है हिंदी में। और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रवाद। यहाँ पर भी वाद है, यानी कि यह क्या है, एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और विचारधारा कहने का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार की सोच होती है, एक प्रकार की क्या होती है, सोच होती है, और उसके पीछे लोग भागना शुरू करते हैं। जैसे सोशलिज्म, मार्क्सिज्म क्या है, मार्क्स के जो विचार हैं उसके पीछे भागता है। समाजवाद क्या है, जो सोशलिज्म के जो बेसिक अवधारणा है उसको फॉलो करने के बाद जब आती है तो लोग कहते हैं कि वह सोशलिज्म फॉलो किया जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर राष्ट्रवाद है, यानी कि राष्ट्र के प्रति जो एक विचारधारा है वह कैसे कार्य करती है, उसको हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। और राजनीतिक विज्ञान में कई सारे ऐसे आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, तो पहले यह दो शब्द से बना हुआ है, यह तो हम लोग स्पष्ट टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है। और दोनों का पहले अर्थ जान लेना। वाद का तो हम समझा दिए कि एक विचारधारा, एक सोच है, उसके प्रति जो है लोग चलना शुरू करते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग समझेंगे राष्ट्र किसको बोलते हैं। अभी मैं बताया कि जो है पर्यायवाची शब्द के रूप में यूज कर लेता है, कभी राज्य बोल दे देगा, कभी राष्ट्र बोल देगा,
है ना। तो दोनों में अंतर होता है। अंतर अब देखो यहाँ पर गार्नर एक विद्वान है पॉलिटिकल साइंस के, वह क्या बोलते हैं कि राष्ट्र किसको बोलेंगे, जहां पर एक ऐसा समुदाय जिसको में सांस्कृतिक और यूनाइट जब होकर के रहते हैं और उसमें क्या होता है, एक अभिव्यक्ति की एकता की होती है, एक होकर के जब वह सोचते हैं कल्चरली रूप से, जैसे हम लोग कल्चर को समझते हैं ना, हमारा कल्चर या इंडिया के और किसी कोने का अगर उठा के ले लें तो हम लोग कल्चरल रूप से अलग हैं, लेकिन जब यूनाइट भारत देश राष्ट्र की बात आती है तो सब लोग हम लोग जानते हैं कि हमारे के यहाँ विविधता में एकता है। हम लोग अलग अलग होते हुए भी जब जरूरत होती है तो एक राष्ट्र के रूप में हम लोग अपना ये शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसका बेसिक तुम लोग उदाहरण ले सकती है कि क्रिकेट मैच वगैरह अगर देखती होगी तुम लोग, तो अगर भारत और पाकिस्तान से मैच होते रहे तो कैसे व्यक्ति जो है अपने राष्ट्र का, बल्कि हारता हुआ भी इंडिया रहेगा तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, इंडिया जो है रिकवर कर लेगा, वहां से जीत जाएगा, जो है वह बैटिंग अच्छा करेगा या फील्डिंग अच्छा करेगा, वह कहीं ना कहीं वो खींच के लाएगा। तो यह क्या दिखाता है कि हम अपने राष्ट्र के लिए जो है वह क्या करना चाहते हैं, कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं। ठीक है, तो गार्नर यहां पर यह कहता है कि एक इस प्रकार का समुदाय है जो कल्चरली और आध्यात्मिक रूप से अटैच होता है, लगाव होता है जिसपे, है ना। अब देखो थोड़ा सा और हम तुम्हारे गांव घर से उदाहरण लेके तुमको यहाँ पर समझाना चाहेंगे। जैसे अगर तुम जिस मोहल्ले से बिलोंग करती है उस मोहल्ले में अगर तुम घूम रही है, तुम्हारे घर के कोई मिल जाते हैं तो लगता है कि हमारे अपने हैं। मोहल्ले वाला उस समय जो है थोड़ा दूर डिस्टेंस होता है ना। लेकिन जब तुम दूसरे जिले में जाती हो तो अपने जिले में का कोई व्यक्ति वहां पर मिलता है तो लगता है कि हमारे घर का है ना। उसी प्रकार जब हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो कहीं बिहार का भी कोई व्यक्ति मिल जाता है तो लगता है कि हमारे घर का आदमी है ना। फिर वहां पर फैमिली वाली चीज जो है नहीं होती है। तो यहाँ पर भी वही अटैचमेंट होता है। राष्ट्र में जो है एक क्या होता है, फीलिंग होती है, एक लगाव होता है, तब वह राष्ट्र होता है। ठीक है ना। और स्टेट में जिसको राज्य बोलते हैं हिंदी में, उसमें ये फीलिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है, उसमें फीलिंग नहीं होता, अटैचमेंट नहीं होता, वह रियल लाइफ में जो है वह जिंदा होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका है। दूसरा एग्जाम्पल जो है वह गिलक्राइस्ट का है। यह भी एक विद्वान है और इन विद्वानों के बारे में पूर्व का अगर वीडियो तुम लोग देखेंगे तो उनके बारे में भी जो है बहुत सी चीजें बताई हुई है, ताकि वह आपको दिमाग में यह बन जाए कि वह गार्नर कौन है, गिलक्राइस्ट कौन है। उनके पिक्चर के साथ उनका बेसिक जानकारी जो है बताया गया है पहले के वीडियो में। ठीक है, तो गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं कि राज्य कुछ नहीं है, राज्य कुछ और चीजों से मिलकर है। राज्य जो है, राज्य और कुछ मिलकर जो है वह क्या बनता है, राष्ट्र बनता है। ठीक है ना। अभी हम क्या बताए थे कि राज्य में कोई फीलिंग नहीं होती है और राष्ट्र में क्या होती है, कुछ फीलिंग होती है, अपने लगाव होता है। जैसे हम लोग भारत माता की जैसे बात करते हैं तो लगता है कि कुछ अपने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। और जब राज्य की जब बात आएगी तो उसमें कोई फीलिंग नाम की चीज नहीं होती है। तो यहाँ पर गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राज्य और कुछ मिलकर, कुछ क्या है वह आगे लिखते हैं कि राज्य में जब जनता की एकता का भाव हो, जब जनता यूनाइट होकर करके अपने राज्य को सपोर्ट करती है तो वह राज्य जो है वह राष्ट्र में कन्वर्ट होता है। दोनों में क्या अंतर समझ रहे हो, राज्य में कोई फीलिंग नहीं होता है, कोई अटैचमेंट नहीं होता है, और राष्ट्र में क्या होता है, एक सांस्कृतिक, एक अपनापन, एक जो है लगाव होता है। ये अंतर है दोनों में। ठीक है। उसी प्रकार एक बेंथम नाम के जो है पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बेंथम इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो ये लिखते हैं वह भी मिलती जुलती ही चीजें रहेगी। और यह पहले भी मैं बता रहा हूं कि जो ये परिभाषाएं होती है उसको लाइन टू लाइन याद नहीं किया जाता है। लाइन टू लाइन याद करेंगे तो आपको बहुत सारा परिभाषा को याद करना संभव नहीं होता है लाइन टू लाइन। तो करना क्या होता है, जो इसके की पॉइंट होते हैं, की पॉइंट जो होते हैं जो परीक्षा में अनिवार्य रूप से रहेगा, परीक्षा में सेम टू सेम पूछ दिया जाता है। ये परिभाषा दे दी जाएगी और पूछेगा कि यह परिभाषा किसने दी है, तब याद तो रहता नहीं है पूरी परिभाषा। तो करना क्या होता है याद करने के लिए, जो की पॉइंट है, जैसे इसमें की पॉइंट जो है वह क्या है कि कुछ मिलाकर, राज्य और कुछ मिलकर, यह पॉइंट जरूर आएगा। अब उसको पहचानने का तरीका जो है, जब पढ़ते रहोगे ना
तब तुमको समझ में आएगा कि इस चीज जो है इसमें अनिवार्य रूप से आएगा ही आएगा परीक्षा में। कुछ और शब्द हेर फेर हो सकता है, लेकिन की पॉइंट को नहीं बदला जाता है। तो बेंथम यहाँ पर क्या कहते हैं, राष्ट्र एक ऐसी राष्ट्रीयता है जो राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित और स्वतंत्र हो या स्वतंत्र होने की इच्छा रखता हो। वह समुदाय जो स्वतंत्र हो, मतलब इंडिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट होने की इच्छा रखता हो, वह भी क्या है, राष्ट्र है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये चीज जो है अभी तक दो शुरू के पढ़े उसमें यह चीजें नहीं थी कि इंडिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट होने की इच्छा रखता हो। तो हम इस चीज से इसको याद रख सकते हैं ना कि हाँ, इंडिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट होने की इच्छा रखता हो। यह इस तरह की बात राष्ट्रवाद के संबंध में, राष्ट्र के संबंध में कौन बोला है, तो ये बेंथम बोला है। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग याद भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़े विद्वान हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के, जे.एस. मिल। वह निगेटिव लिबर्टी के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। ठीक है ना। तो यह जो है वह लिखते हैं कि राष्ट्र मनुष्य जाति का ऐसा भाग है जो अन्य लोगों की तुलना में एक दूसरे के साथ सहानुभूति के धागे में संयुक्त तथा जिनमें एक ही समान सरकार के अधीन रहने की प्रबल इच्छा होती है। क्या है, सबका अंडरस्टैंडिंग तुमको क्या मिल रहा होगा कि एक जो है भू भाग होना चाहिए, उसमें जो है कुछ लोग होने चाहिए, है ना, और कुछ जो है अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है, तभी राष्ट्र का निर्माण संभव होता है। और यहाँ पर एक चीज और क्या बात किया गया है, तुम लोग देखे होगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सरकार। अभी तक तीन जो कोट यहाँ पर बताया गया उसमें सरकार नाम की चीज कहीं पर नहीं आई थी। तो हम लोग सरकार को अगर याद कर लें तो जे.एस. मिल याद भी रहेगा कि हाँ, राष्ट्रवाद से संबंधित जो कोट था उसमें सरकार की चीज की वर्णन जो है वह जे.एस. मिल करता है। इस तरह से डिफरेंस करके भी हम याद रखेंगे और वह निश्चित रूप से सही हो जाता है परीक्षा में, क्योंकि परीक्षा में यह लिखने के लिए नहीं आएगा कि जे.एस. मिल का कोट क्या था, ये नहीं आएगा। जे.एस. मिल का यह कोट दे दिया जाएगा, पूछेगा कि यह कोट किसका है, जे.एस. मिल का है, हॉब्स का है, मैकाइवर का है, कि गार्नर का है, कि गिलक्राइस्ट का है। वहां पर चुनने के लिए आएगा 11th के एग्जाम में। और यह 11th के ही एग्जाम में नहीं बल्कि फाइनल जो इंटरमीडिएट की परीक्षा होती है वहां भी पूछा जाता है प्रश्न। तो 11th क्लास को इग्नोर करके वो बच्चे नहीं चलेंगे जो जिनको इंटर का एग्जाम देना है, वो निश्चित रूप से 11th का क्लास भी देख लें, उससे उनको बहुत ही सहूलियत होगी अपने परीक्षा के पेपर को हल करने में। ठीक है। अब लास्ट यहाँ पर एक और रमजे मेयोर जो है वह भी इसी तरह की बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा ये देते हैं राष्ट्र की। इसमें भी वो कहते हैं कि दुख तथा असंतोष अनुभव करते हैं। सारी चीजें यहाँ पर वही लिखी हुई है, लेकिन यह क्या करते हैं कि जब हम लोग बिखरते हैं तो वह फीलिंग होगा कि हमको तकलीफ हो रही है। ठीक है ना। इस तरह की बात जो है रमजे मेयोर कहते हैं कि ऐसा समुदाय है जब हम बिखरते हैं तो तकलीफ होती है और साथ रहते हैं तो खुशी होती है। इस तरह की बात रमजे मेयोर कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, यह जो आप यहाँ पर कार्टून देख रहे हैं जो आपके पुस्तक में दी हुई है, और यहाँ पर एक बच्चा है एक बच्ची जो है आपस में प्रश्न और उसका उत्तर देते हुए तो आपको दिख पा रहा होगा। तो बच्चा यहाँ पर बच्ची कहती है कि भूमंडलीकरण के इस दौर में दुनिया जो है सिकुड़ रही है ना। भूमंडलीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। और ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि जितनी आसानी से चीजें हम लोगों को आज यूटिलाइज करने का मौका मिल रहा है, हम पलक झपकते ही दूसरे देश से बात करना शुरू कर लेते हैं, पलक झपकते ही जो है दूसरे जगह हम चले जाते हैं, इतनी सुविधाएं हैं हम लोग के पास, है ना। और व्यापार करने की भी बहुत सारे लिबरल जो है चीजें आ गई है। हम अपना व्यापार जो है पूरे विश्व में कहीं भी कर सकते हैं। पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। एक जो है ठेला गाड़ी पर ले जाकर के बाजार ले जाना पड़ता था, तब वहां पर जो है हाट लगता था और वहां पर अपने सामान को खरीद बिक्री करने का मौका मिलता था। लेकिन आज घर बैठे ही आप जो है सारी चीजें ऑनलाइन भी आप अपना व्यापार कर सकते हैं। तो यह ग्लोबलाइजेशन का ही लाभ है। तो क्या हो रहा है कि हम यहाँ बैठ करके सब पूरे विश्व में जो है अपना व्यापार अपना कार्य जो है फैला रहे हैं और दूसरे का भी हम लाभ ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हम कोई राष्ट्र ना होकर के विश्व ग्राम के रूप में जो है पूरा विश्व जो है क्या हो जा रहा है, वर्ल्ड विलेज के रूप में हम लोग जान पा रहे हैं,
हमारा जैसे गांव है रसलपुर, मानपुर या जो भी जिसका गांव है, एक गांव से जैसे हम लोग बिलोंग करते हैं, तो सिर्फ गांव में हम लोग सीमित नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में सीमित नहीं है, बल्कि पूरा वर्ल्ड जो है हम पूरे जगह अपना यूटिलाइजेशन दे रहे हैं और दूसरे का लाभ हम लोग ले रहे हैं। यह कौन कह रहा है? बच्ची कह रही है। तो कह रहा है कि जो है अब तो ये चीजें हो रही है, फिर राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद मतलब किसी देश के बारे में सोचना, अपने राष्ट्र के बारे में सोचना, तो फिर राष्ट्र नाम की चीज क्या जरूरत है? यह प्रश्न करती है बच्ची। तो बच्चा क्या बोलता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवाद जो है अब उसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। क्यों नहीं है? प्रासंगिक नहीं है। क्यों नहीं है? वो कहता है कि आप इसे तब देख सकते हो जब भारतीय क्रिकेट टीम बाहर खेलने जाती है ना? जब बाहर खेलने जाती है और बाहर बसे हुए जो इंडियन है वह हिंदी सिनेमा को देखा करते हैं। तो क्यों देखते हैं वो? या बाहर जाते हैं तो वह किसका बिलोंग करते हैं? इंडियन क्रिकेट टीम बाहर जाती है तो कहा जाता है कि हाँ भारतीय क्रिकेट टीम आई है, या भारत में कोई क्रिकेट टीम आती है, या दूसरे खेलों का भी उदाहरण ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली क्रिकेट की ही बात कर सकते हैं। तो वह जहां से आता है या आती है कोई भी खेलने के लिए, तो उस देश को बिलोंग करती है ना, तो अभी भी तो राष्ट्रवाद जिंदा है। हम लोग जो है भले वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन के इरा में जी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्र की जो है अवधारणा वह समाप्त हो गई है, ऐसा नहीं है। वह उसकी बात को समझाता है। फिर देखो आगे क्या बोलता है यहाँ पर बच्चा कि तुम अपनी टीम का उत्साह जो है क्यों नहीं बढ़ाती हो? क्या तुम्हारे अंदर राष्ट्रवादी जो है भावनाएं नहीं है? फिर उसका बच्ची जवाब देती है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम उत्साह नहीं बढ़ा रहे हैं। हर का जो है वह तरीका जो है अलग अलग हो सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम जय श्री राम बोले तभी जो है हम भारतीय हैं। क्या इसकी कोई निश्चितता है? और यह निर्धारित करना कि सबके लिए अनिवार्य रूप से जय श्री राम का नारा लगाना ही भारतीय होने का परिमाण है, यह भी कोई जो है सही चीज नहीं हो सकता है। क्योंकि यही तो हमारे यहाँ का विशेषता है कि हम सब धर्मों को एक समान आदर करते हैं, सभी को फ्रीडम देते हैं अपनी विचारों को अभिव्यक्त करने के, चाहे वह किसी जात, किसी धर्म, किसी वर्ग से आए, उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है ना? तो यहां पर यह चीजें हम लोग को समझनी है कि जब एक विचारधारा को अनिवार्य नहीं माना जाता है, एक ही वैल्यू को जो है सबको लागू कर दिया जाए, यह जब नहीं हो तब वह कहा जाता है, आगे हम इस चीज को पढ़ाएंगे कि वह बहुलवाद के रूप से जानते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये चीजें थी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसकी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं कि राष्ट्र जो है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो नेशन बोलते हैं। याद रखेंगे हम लोग किस क्या बोलते हैं? नेशन बोलते हैं। नेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्र बोलते हैं। और यह जो है वह किस शब्द से आया हुआ है? लैटिन भाषा के नेशियो, NATIO, नेशियो शब्द से बना हुआ है, और जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसका अर्थ क्या होता है? जन्म या जाति। जन्म या जाति। तो यहाँ पर देखिए एक चीज और यहाँ पर बताया गया है नीचे में, केवल जन्म या जाति के नाम से बोध हो जाने से वह राष्ट्र जो है वह नहीं बनता है। क्या उसमें और जरूरत होती है जी? तो उसमें जरूरत होती है राजनीतिक स्वाधीनता की। राजनीतिक स्वाधीनता की मतलब उसमें जो है पॉलिटिकल सोवरेनिटी भी जो है बहुत अनिवार्य है। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होइएगा तब तक वह राष्ट्र के रूप में जो है वह नहीं कहे जाएंगे। ठीक है ना? तो यह हम लोग जानेंगे कि राष्ट्र होने के लिए क्या जरूरत है, जो है पॉलिटिकल सोवरेनिटी यानी कि राजनीतिक स्वाधीनता होना भी अनिवार्य है। यह नहीं कि सब जो है एक निश्चित भूभाग है जहां पर लोग रह रहे हैं तो वह राष्ट्र हो गया। राजनीतिक रूप से वह स्वाधीन भी होना जरूरी है। लेकिन अगर हम बेंथन की परिभाषा को जानेंगे तो क्या पढ़ा थे उसमें हम लोग कि वह स्वाधीन हो या स्वाधीन होने की इच्छा रखता हो, दोनों चीज वह कहा है। लेकिन एक बेसिक वह एक विचारक है, वो उसके पर्सनल विचार है, उसका निजी विचार है वो। लेकिन एक बेसिक जो अवधारणा है उसमें क्या बोला गया है कि स्वतंत्र राष्ट्र हो। ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रीयता के बारे में जानेंगे। तीनों का अंतर भी हम बताएंगे कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्रीयता क्या है और राष्ट्रवाद क्या है।
अब राष्ट्रीयता जो है वह समझ लीजिए कि एक प्रकार का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लगाव होता है, एक प्रकार का राजनीतिक और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लगाव होता है। और इसमें विभिन्नता होते हुए, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग की राष्ट्रीयता जो है वह क्या है, भारतीय है ना। और जब भारतीय कहने के साथ ही हम लोग क्या होते हैं कि एक हो जाते हैं। बीइंग अ इंडियन हम लोग को लगता है कि हम लोग क्या है, एक है, जो भी भारतीय मिल जाते हैं, है ना। चाहे वह कोई भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या साउथ से बिलोंग करता हो, या नॉर्थ से बिलोंग करता हो, या ईस्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करता हो। जैसे ही बात आती है कि नेशनलिटी, तो हम लोग इंडियन भरते हैं। और इंडियन लिखने का मतलब यह होता है कि कहीं न कहीं हम लोग एक बंधन में जो है बंधे हुए हैं, एक दूसरे को जो है बल प्रदान करते हैं, यूनाइट रहते हैं, ठीक है। और उसके कारण जो है हम लोग को बहुत सारे राइट्स भी मिलते हैं, है ना। जैसे हम लोग जब कहीं के सिटीजन होते हैं, नागरिक बनते हैं, तो नागरिक बनने के साथ ही हमको सरकार बहुत से राइट्स देते हैं। ऐसे राइट्स कोई देना नहीं चाहता है, वो हम लोग जबरदस्ती लेते हैं सरकार से। कोई भी गवर्नमेंट जो है वह अधिकार तुमको नहीं देना चाहती है, या ह्यूमन का यह नेचर है कि तुमको राइट नहीं देना नहीं चाहेगा, लेकिन वह राइट क्यों देता है, क्योंकि उसकी बाध्यता है। और वह बाध्यता कौन करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, हमारा संविधान करता है। हमारे संविधान में जो व्यवस्थाएं बनाई गई है उसको मानना सरकार के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है। जब कोई भी सरकार पूरे संविधान को अगर नहीं मानती है तो वह संविधान के अनुकूल या संविधान के विपरीत जाकर के कार्य करने वाली सरकार कही जाती है, और उसको जनता का विरोध का सामना करना पड़ता है ना। जैसे अभी तुम उसका बेसिक उदाहरण ले सकती है, जैसे कृषि एक्ट जो है वह कितने दिनों से जो है उसके प्रति जो है आपका धरना प्रदर्शन हो रहा था। मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ से कि वह गलत था या सही था, लेकिन यह राइट है आम पब्लिक का कि अगर सरकार गलत करती है तो उसके खिलाफ जो है जनता क्या करती है, प्रदर्शन करती है, और फिर उसका विरोध सामना सरकार को करना पड़ता है। और शायद पब्लिक सही होगी तभी तो जो है सरकार एक्ट को वापस लेने के लिए राजी हुई, है ना। तो खैर उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि यह पॉलिटिक्स वाली अलग से बात हो जाएगी। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्र पढ़ लिए, राष्ट्रीयता पढ़ लिए, अब राष्ट्रवाद क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो राष्ट्रवाद थोड़ा सा हम पहले भी बताए थे कि जिस शब्द में ISM, जैसे यहाँ पर जो है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेशनलिज्म, तो ISM इसमें भी लगा हुआ है। वाद जो है उसकी हिंदी होती है, वाद इसमें भी लगा हुआ है। तो यह बेसिक कहीं भी अगर तुमको दिखा हुआ मिले, ये नहीं किसी किसी में बोले हैं, पूरे जीवन में कहीं भी अगर वाद लिखा हुआ रहे, ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस की बात मैं ज्यादातर कर रहा हूं, तो वह समझ लेना कि यह किसी न किसी प्रकार की आइडियोलॉजी की बात कर रहा है, एक विचारधारा है। तो यह भी जो है एक भावना है और एक विचारधारा है जिसमें लोग जो है क्या होते हैं, अटैच होते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। और यहाँ पर कई जो धर्म के लोग होते हैं, विभिन्न भाषा भाषी के लोग होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि 22 को तो हमारा जो है वह लैंग्वेज अप्रूव्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, 8वें अनुसूची में 22 भाग है ना। तो वहां पर उसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं, कई सारे धर्म हैं, है ना। तो वह सब अपने अपने कल्चर को मानते हैं, लेकिन जैसे ही राष्ट्र की बात आती है तो वह जो है उसको दरकिनार करते हुए वह सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी जो निजी भावना होती है उसको दरकिनार करके जो है वह अपने राष्ट्र के लिए जब कोई कार्य करता है, अपने राष्ट्र को, चाहे वह निगेटिव अर्थ में भी होता है कार्य और पॉजिटिव अर्थ में भी होता है कार्य। राष्ट्रवादी जो भावना होती है वह निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर सही अर्थ में उसका उपयोग किया जाएगा तो अच्छे परिणाम होंगे, और अगर गलत दृष्टि से उसका उपयोग किया जाएगा तो उसका जो है परिणाम गलत भी होगा। अब देखो तीनों का अंतर यहाँ पर मैं बस एक शब्द नहीं, एक वाक्य में कहिए कि जो है उसको बताने का प्रयास किया हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राष्ट्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशन। राष्ट्रीयता नेशनलिटी, राष्ट्रवाद नेशनलिज्म,
तीनों का इंग्लिश लिखा हुआ है, यह समझ सकते हैं। और उसका क्या मतलब है, तीनों का डिफरेंस एक ही स्लाइड में मैं फिर से बताने का प्रयास किया हूं, ताकि आपका जो है रिवीजन हो जाए, और अगर आगे की पूरी चीज नहीं पढ़ सके तो इसको भी देख करके केवल आप समझ सके कि तीनों में क्या डिफरेंस है। तो राष्ट्र कहने का मतलब एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले समूह को कहा जा सकता है जिसको राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त हो। और राष्ट्रीयता किसको कहेंगे, एक आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक भावना जो एकता को बढ़ाने का कार्य करती है। और राष्ट्रवाद क्या है, एक आइडियोलॉजी है, एक भावना है, एक सेंटीमेंट है, एक जो लगाव होता है अपने किसी दृष्टिकोण से, तो वह राष्ट्रवाद की बात वह होगी। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम और समझाने का प्रयास करेंगे राष्ट्र को, क्योंकि राष्ट्र जब समझ जाएगी तो राष्ट्रवाद आसानी से समझ में आ जाएगा। राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्र के प्रति जो है वह समर्पित होना, राष्ट्र के लिए जो है वह भला सोचना, यही जो है वह बेसिक चीज है। तो हम लोग यह जानेंगे कि राष्ट्र में जो है वह क्या चीजें होती है, राष्ट्र के लिए क्या कोई ऐसी चीज है, जैसे यहाँ पर मान लिया जाए कि यह सैनिटाइजर रखा हुआ है, इसको हम छू सकते हैं क्या, राष्ट्र को हम लोग टच कर सकते हैं? जैसे ये टेबल है, टेबल को हम लोग टच कर लिए, इसको ठक 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 कर सकते हैं। राष्ट्र कहीं ऐसा है कि जाकर के उसको हम छू सकें या टच कर सकें या हटा के यहां से यहां रख सकें? नहीं। तो क्या है, यह एक जो है इमेजिनेशन है, एक विश्वास है कि राष्ट्र है। और मैप पे आप भले देख सकते हैं, मैप पे देख सकते हैं नो डाउट, लेकिन जो है रियल में कहा जाए तो उसको हम लोग जो है वह सिर्फ क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक राष्ट्र की जो चीजें क्या होती है कि एक इसमें विश्वास होता है कि हमारा राष्ट्र है ना, और एक सामूहिक पहचान भी इसमें होती है। और एक चीज और यहाँ पर होगा कि कुछ न कुछ इतिहास इससे जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे हमारा राष्ट्र भारत है, भारत के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है कि नहीं। जहां आज हम लोग रह रहे हैं, तो जब हम स्वतंत्र हुए थे उसके पहले कई सारे आंदोलन हुए, है ना। आपके गांधी जी, सरदार पटेल, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो हमारे राष्ट्र को जो है आज यहाँ इस स्थिति में लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है उसका किसी भी राष्ट्र की, चाहे यही कि नहीं, किसी भी राष्ट्र का आप ले लीजिए, जो भी हम लोग पढ़ते हैं तो सिर्फ इंडियन भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ेंगे, भारत को भी देखेंगे जरूर, लेकिन अन्य चीज को भी देखते हुए चलेंगे। तो चाहे किसी भी राष्ट्र की आप बात लेंगे तो वहां एक इतिहास उससे जरूर जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ इतिहास नहीं है, आज वह राष्ट्र बन गया और जो है वह काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका इतिहास जरूर उससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। और भू क्षेत्र यानी कि जो है एक ज्योग्राफिकल पार्ट कह लीजिए, एक टुकड़ा कह लीजिए, वह एक राष्ट्र में अनिवार्य रूप से होता है। देखिए यहाँ पर कहा भी गया है कि बहुत सारे राष्ट्रों की पहचान एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है। अब जिस राष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति होगी उसका जो है काम उस प्रकार होगा कि नहीं होगा। जैसे भारत के 3 तरफ जो है समुद्री एरिया है ना, तो उसका अटैचमेंट जो है समुद्र की तरफ से हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का जो है या अन्य जो देश हैं जिसका जहां पर जिस प्रकार की अटैचमेंट उसकी हो उस प्रकार से उसके रिलेशन जो है वह होते हैं। ठीक है। तो भू क्षेत्र भी जो है उसमें अनिवार्य रूप से चीज राष्ट्र में शामिल होती है, बिना भू क्षेत्र का कोई राष्ट्र नहीं होगा। हम यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं तुमको। ठीक है। उसके बाद जो है किसी भी राष्ट्र में एक राजनीतिक आदर्श भी जरूरी होता है। अब राजनीतिक आदर्श तुमको लगेगा कि अब राजनीतिक आदर्श क्या होती है। अब यहाँ पर हम लोग अपने राज्य, अपना जो भारत देश है उसको समझने का थोड़ा सा हम लोग प्रयास करें कि क्या तुम लोग को जो स्वतंत्रता मिली हुई है, जो तुम लोग को स्वतंत्रता मिली हुई है कि हम यहाँ एडमिशन ले लिए, तुम्हारी इच्छा नहीं होती तो तुम दूसरी जगह भी एडमिशन ले सकती थी, है ना। और तुमको बोलने की आजादी है, तुमको अपना वोट देने की आजादी है। अभी तुम लोग जो है उस एज में नहीं पहुंची हो, लेकिन जो 18 वर्ष के हो गए हैं लोग अपना मतदान करते हैं ना, तो उनको इस चीज की आजादी है
तो एक जो है वहां पर किसी न किसी तरह का जो है आदर्श जो कह लीजिए उसको, जैसे हमारे के यहाँ क्या है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है ना, कोई भी धर्म मान सकते हैं। अगर हम हिंदू धर्म में भी अगर जन्म लिए हैं तो हमको अगर मन लगता है तो ईसाई भी मान सकते हैं, मुस्लिम धर्म भी मान सकते हैं, कोई भी धर्म मान सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी जो है हमारे देश में नहीं है कि आप जिस धर्म में जन्म लिए हैं उसी धर्म को मानना है। लेकिन हाँ, वह फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। आप अपनी इच्छा से जब वह कोई भी धर्म परिवर्तन करते हैं तो वह चीजें मान्य होती है, लेकिन फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार और भी चीजें हैं, उदारवाद है, समाजवाद है। यह चीज जो है कि वह राष्ट्र में अनिवार्य रूप से होती है, ठीक है। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है हमारे यहाँ, लोकतंत्र में क्या होता है, एक कोई भी व्यक्ति जो है वह ऊपर के लेवल तक खूब आराम से जा सकता है, उसको अवसर है जाने का। जैसे आज हम लोग यह जानते हैं कि मोदी जी के बारे में बोला जाता है कि वह चाय बेचने वाले थे, बहुत नीचे से ऊपर तक पहुंचे हैं, है ना। तो यह व्यवस्था दूसरे जो शासन व्यवस्था है उसमें नहीं हुआ करती है, जहां पर राजतंत्र व्यवस्था जहां होती है वहां पर एक आम नागरिक को शासन की बागडोर कभी नहीं मिलती है। वहां पर कौन शासन करेगा, जो राजा के बेटा होगा, राजा के खानदान का होगा, वही आगे बढ़ सकता है। लेकिन लोकतांत्रिक वैल्यू यह होती है जिसमें एक नीचे का व्यक्ति भी जो है बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो यह जो है एक आदर्श यहाँ पर उपलब्ध जरूर रहेगा राष्ट्र में, ठीक है ना। राष्ट्र में जो है यह आदर्श जरूर रहेगा, यह चीजें जो है होती है। अब पहचान की बात आती है, आदर्श दूसरी चीज है और यहाँ पर पहचान दूसरी चीज है। आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं, आइडेंटिटी। जैसे हम लोग के पास कार्ड होता है पहचान के लिए, तुम लोग के पास भी कार्ड होता है, यहाँ से मिलता है तुम लोग का कि हाँ 9th क्लास के विद्यार्थी हो या 11th क्लास के विद्यार्थी हो, जिस भी क्लास के विद्यार्थी हो, तो वो क्या है, तुम्हारी एक पहचान है ना। जैसे आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड भी एक हमारी पहचान है। हमारी संस्कृति जो है, जैसे अगर हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं या हमारे नाम के पीछे जो टाइटल लगा हुआ था वह क्या शो करता है, वह भी एक हमारी आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होती है। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति की आइडेंटिटी होती है उसी प्रकार एक राष्ट्र की भी आइडेंटिटी होती है, एक राष्ट्र की भी पहचान होती है। तो और यह पहचान किस प्रकार हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है, चाहे वह हिंदू धर्म के पर्व हो या मुस्लिम धर्म के पर्व हो, सबको पर्व मनाने की आजादी है। और पर्व मनाने के साथ ही हम लोग सौहार्दफुली जो है उसमें एक होकर करके उसमें शामिल होने का भी प्रयास करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि उनके पर्व में जो है हम लोग जो है शामिल नहीं होते हैं या हम लोग के पर्व में उन लोग शामिल नहीं होते। सब लोग जो है वह एक दूसरे का आदर भी करते हैं कि चलो उसका पर्व है, मना रहा है, ठीक है, गाने बजाने दो उसको। हम लोग का पर्व रहता है, हम लोग भी करते हैं, उन लोग भी देखते हैं, या उन लोग शामिल भी होता है, हम लोग भी शामिल होते हैं। तो यह जो है एक पहचान अपना जब छोड़ करके बेसिक सब को देखते हुए जब काम होता है तब उसको पहचान के अंतर्गत चीजें बात रखती हैं, ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ पर और यहाँ पर दिखाया गया है कि निर्णय समझते हैं ना, डिसीजन, जिसको इंग्लिश में डिसीजन बोलते हैं, यह लेने के लिए जो है मनुष्य को बहुत ही इच्छा होती है। अगर हम अपने डिसीजन स्वयं लेते हैं तो हम मानते हैं कि खुद इंडिपेंडेंट है ना। और तुमको घर से निकलने के लिए जो है अगर छोटे भाई से या मम्मी से या पापा से पूछ के निकलना पड़े तो लगता है कि हम जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, कहीं ना कहीं हम जो है किसी न किसी दबाव में है ना। और मैं तुम लोग के विशेष रूप से नहीं जाऊंगा, लेकिन यह ह्यूमन का नेचर होता है कि वह अपने डिसीजन जो है वह खुद लेना चाहता है। और राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, क्या बिना इंसान के, बिना जनता के राष्ट्र का निर्माण संभव है? नहीं संभव है। तो जो भी लोग राष्ट्र में रहते हैं, जैसी उनकी सोच होती है उसी प्रकार का सोच किसका होगा, राष्ट्र का होगा। अरे राष्ट्र के अंदर जो लोग हैं जैसी उनकी सोच है उसी प्रकार ना राष्ट्र सोचेगा। राष्ट्र तो कोई जीव है नहीं कि वो अपने सोचेगा, जो उसके बागडोर संभाले हुए लोग रहेगा
उसी प्रकार में वो सोचेगा। जैसे अभी देश का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो मोदी जी की जैसी सोच होगी उसके अनुसार हमारा राष्ट्र कार्य करेगा। अर्थात जैसी इंसान की सोच होती है उसी प्रकार राष्ट्र की भी सोच हो जाती है। जिस प्रकार के लीडर होते हैं उस प्रकार की उसकी पॉलिसी बनती है, और जिस प्रकार के लोग वहां पर होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वह निर्णय होते हैं। और निर्णय और पावर दो ऐसे चीज जो है वह पॉलिटिकल साइंस में हर कोई चाहता है कि हम जो है मेरे पास ये चीजें हो, और कोई भी राष्ट्र ये नहीं चाहता है कि हमारे लिए जो निर्णय दूसरा करे। भारत कभी यह चाहेगा कि हमारे फैसले जो है वह दूसरा राष्ट्र करे? नहीं चाहेगा। भले दूसरा राष्ट्र सोचते कि चलो ठीक है कोई डिसीजन कर दे, हम मान लेंगे, हमको लाभ मिल रहा है, लेकिन भारत हम समझते हैं कि इस तरह के डिसीजन कभी नहीं मानेगा कि हमारा फैसला जो है कोई और देश करे। तो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अंतर्गत हम लोग को यह सीखना है कि कोई भी राष्ट्र जो होता है वह अपने निर्णय खुद करता है। बस इतनी सी बात इसमें है, और वह वो उसमें चाहता है कि हम जो है वह इंडिपेंडेंट हो। यहाँ पर एक केस जो है यहाँ पर देखो और दिखाया गया है बास्क का। बास्क क्या है? तो देखो यहाँ पर बास्क जो है एक एग्जांपल से इसको देख लो थोड़ा सा। मैं यहाँ पर स्लाइड में मैप भी दिखाया हूँ तुमको। ये देखो ये एरिया जो है वह बास्क का है। वर्तमान समय में यह एक स्वतंत्र देश है, ठीक है। वर्तमान में यह एक स्वतंत्र देश है, लेकिन यह जो तुम्हारी किताब में दिया हुआ है पढ़ने के लिए वह उस समय यह पूरे स्पेन का चित्र है, पूरे स्पेन का मैप है। और यह अफ्रीका के ऊपर ये जो दिख रहा है यहाँ पर तुमको, अफ्रीका नीचे कट गया है। अफ्रीका लाया नहीं गया है, वास्तव में कटा नहीं है, जानबूझ के हटाया गया वहां से क्योंकि बड़ा हो जाता है फिर दिखता नहीं है यहाँ पर। तो अफ्रीका के ऊपर में जो है यह स्पेन है, और उसके ऊपर में जो है यहाँ पर बास्क तुमको दिख रहा है। और आज जो है यह क्या है? इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। लेकिन हम लोग को जब किताब में दिया हुआ है वह पढ़ना है उसकी कहानी कि यह कैसे इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। उसके पीछे जो है वह क्या चीजें थी उसके बारे में पढ़ना है। तो वह जो अभी हम लोग निर्णय की बात कर रहे थे, आत्मनिर्णय की, वही यहाँ पर लागू होता है। हुआ क्या था कि बास्क जो है वह स्पेन का एक इलाका है, यह तो मैं बता दिया तुम लोग को। और यह पहाड़ी क्षेत्र है जो काफी समृद्ध है, वहां पर बहुत चीजें जो है अच्छी चीजें मिलती है, वहां पर कीमती चीजें वहां पर उपलब्ध है, ठीक है ना। और उस समय स्पेन जो है वह राज्य संघ का उसको दर्जा दिया हुआ था। राज्य संघ समझती है? यूटीज जिसको बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज। जैसे अभी भारत में कितने यूटीज हैं? 8, ठीक है। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है अभी भारत में। याद रखना इसको, परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है, और बहुत छोटे से प्रश्न में आदमी जो है कंफ्यूज हो जाता है कि 28 है, 27 है, 29 है, वो फिर गड़बड़ कर जाता है, ठीक है ना। तो उस समय स्पेन में जो है वह बास्क जो है वह क्या था? यूटीज था, यूटी, यूनाइटेड टेरिटरी राज्य संघ था, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ जी? वहां पर यह हुआ कि वहां के जो लोग थे उसकी भाषा और उसके विचारधारा जो थी ना, वह शेष जो यहाँ पर और जो जगह थी उससे वहां की चीजें जो है वह अलग थी। वहां के लोग जैसा बोलते थे या जैसा उनका पहनावा बढ़ावा था उस तरह से जो है शेष स्पेन में चीजें नहीं थी, ठीक है ना। ये चीज अंतर था। तो वहां के जो नेता हुआ करते थे, कहाँ के? बास्क के, वो लोग कहते थे कि भाई हमको अलग कर दो, हम अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे। तो मैं पहले भी बताया था कि कोई किसी को आजादी नहीं देना चाहता, कोई किसी को राइट देना नहीं चाहता, ये ह्यूमन नेचर होता है। उसके लिए लड़ना पड़ता है, तब कहीं मिलता है राइट, तब कहीं मिलता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो वहां पर जो है बहुत सारे संघर्ष हुए, और इसी बीच में जो है एक फ्रैंको नाम के जो है शासक हुए थे स्पेन में 20वीं शताब्दी में। वो क्या करते हैं कि एक ऑर्डर निकाल देते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है सार्वजनिक जगह में बास्क की जो भाषा है वह नहीं बोलेगा, इवन घर में भी नहीं बोलेगा। अब सोच लो कि जो तुम बोलती है वो बोलने पर रोक लगा दे तो कितना मजा आएगा? मजा आएगा? नहीं आएगा मजा। लगे तो बहुत बड़का मैंने सजा हो गई, मजा क्या है? तो सजा हो गई, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है ना। तो जो है क्या होगा इस स्थिति में? विरोध तो होगा ही होगा ना, लोग विरोध करेंगे। तो विरोध करने के बाद जो है
वह बहुत सारी चीजें, लड़ाई झगड़ा झंझट होता है वहां पर, और उसके बाद जो है वह स्थिति समाप्त हो जाती है। और अभी जो है उसकी राजधानी विक्टोरिया ग्रास्टीज करके उसका नाम है। ये वास्को के बारे में पढ़ना था जब तुम्हारे क्लास में क्लास करते हैं, तुम्हारे चैप्टर में यह चीजें दी हुई है। अब एक और चीज मैं यहाँ पर तुम लोग को बताना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद और बहुलवाद, राष्ट्रवाद और बहुलवाद में जो है, जिसको इंग्लिश में प्लूरलिज्म कहते हैं, इंग्लिश में बहुलवाद को क्या बोलते हैं, प्लूरलिज्म। यानी कि इसमें क्या होता है, राष्ट्रवाद तो बहुत बार हम समझा चुके हैं, राष्ट्रवाद को समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुलवाद समझ लो, इसमें दो तरह की पार्ट इसमें फिर से आता है, सब पार्ट कह लीजिए। बहुलवाद कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक जो है वह दार्शनिक बहुलवाद होता है, और एक जो है वह राजनीतिक बहुलवाद होता है। ठीक है, तो दार्शनिक बहुलवाद के अंतर्गत क्या होता है, जैसे हम बात शुरू में भी तुम लोग को हिंट्स दिए थे और बताया जैसे कि किस प्रकार जब एक आइडियोलॉजी को मानने के लिए सब पर बाध्य कर दिया जाता है ना, जब एक ही आइडियोलॉजी को बाध्य कर दिया जाता है और उसको रोक लगाया जाता है, मतलब एक ही आइडियोलॉजी को सब जगह यूज नहीं करने की बात आती है, तब वह कहा जाता है कि वह दार्शनिक बहुलवाद है। यानी कि वहां पर भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग मानने वाले रह सकते हैं, ठीक है ना, भिन्न भिन्न तरह के विचार रखने वाले लोग एक साथ जब रहें तब वह क्या कहलाएगा जी, आध्यात्मिक बहुलवाद कहलाएगा, ठीक है ना। और राजनीतिक बहुलवाद किसको बोलेंगे, जैसे वहां पर एक ही जो अवधारणा है, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है या धर्मनिरपेक्षता है या फिर समाजवाद है, एक ही चीज को नहीं माना जाएगा, सब चीज को मानने की बात होगी। वहां पर सबको एक ही नजरिए से जो है, एक समान इज्जत सबको देने की बात जब आती है, तब वह क्या आएगा, पॉलिटिकल बहुलवाद के नाम से उसको जानेंगे, प्लूरलिज्म के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। यानी कि आध्यात्मिक बहुलवाद में सभी विचारधाराओं को माना जाएगा, स्वतंत्रता होगी मानने की, इंडिपेंडेंट होंगे लोग, और राजनीतिक बहुलवाद के अंतर्गत सभी विचारधारा, सभी राजनीतिक जो विचारधारा है वह वहां पर जिंदा रहेगी, ठीक है। ये चीजें होगी प्लूरलिज्म में, सभी विचारधारा जो है मानने वाले लोग उसको लोग मान सकते हैं। किसी तरह की ये नहीं होगा कि आपको मार्क्सवाद ही मानना है या सोशलिज्म ही मानना है या धर्मनिरपेक्षता नहीं मानना है, आपको जो अच्छा लगता है मानिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ये जो है चीजें बहुलवाद के अंतर्गत चीजें आती है। और मैं पहले से भी बताया था कि राष्ट्रवाद जो होता है वह निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अगर अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए तो वह लाभ देगा, और गलत दृष्टि से उसका यूज करेंगे तो वह जो है वह आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। कैसे नुकसानदायक और लाभदायक होगा, देखिए कुछ पॉइंट है और बहुत बेसिक से पॉइंट है, वह आप खुद भी समझ सकते हैं। जैसे कहता है कि राष्ट्रवाद देशभक्ति का प्रेरक है। जैसे ही राष्ट्र की बात आती है तो क्या हम लोग एक यूनाइट महसूस नहीं करते हैं? जब भी कोई देश जो है हमारे देश पर आक्रमण करता है तो पूरा देश, चाहे वह किसी दल का हो, वह चाहता है कि उसका जो है सफाया हो, है ना, हमारा देश जो है जीते, हमारी देश का भला हो, तो हम क्या महसूस करते हैं, यूनाइट महसूस करते हैं, एक हो जाते हैं। और ये संयोजक तत्व है, संयोजक भी होता है जो मिल जाना होता है, एक हो जाना होता है, एक ही चीज है लिखा हुआ। और राष्ट्रवाद उदारवाद को जन्म देता है। अब उदारवाद जो है नई चीज तुम लोग के लिए हो सकता है, नहीं जानती होगी उदारवाद क्या होता है। तो उदारवाद जो चीज होती है वह इसके अंतर्गत जो है वह एक व्यक्ति को इतनी इंडिपेंडेंट होता है कि वह अपने कार्य जो है करने के लिए उसको जितनी आजादी की जरूरत है उतनी उसको दी जाती है। मतलब एक व्यक्ति जो कार्य करना चाहे वह कार्य जो है वह कर सकता है, यह उदारवाद कहता है, ठीक है। तो वह इस तरह की चीजें जो है वह इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। और राष्ट्रवाद साहित्य और संस्कृति का विकास करता है। अभी हम बात किए थे कि कोई इतिहास जुड़ा हुआ होता है, बिना इतिहास के कोई राष्ट्र नहीं होता है, जब राष्ट्र नहीं होगा तो राष्ट्रवाद नहीं आएगा, है ना। और इतिहास जब है तो उसके कुछ साहित्य भी होंगे जरूर रूप से। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो तुम लोग जानते होंगे किसके लिखा हुआ है। यह पुस्तक डायरेक्ट जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इसके अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू इसमें लिखते हैं कि जो है हमारे यहाँ किस प्रकार विविधता होते हुए भी एकता है।
विविधता में एकता जो है, यह कोटेशन आता है कि जो है किस देश के बारे में कहा जाता है, तो भारत के देश के बारे में कहा जाता है, विविधता में एकता है। और वह किस किताब में है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू जो है इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि राष्ट्रवाद विभिन्नताओं की रक्षा करता है। विभिन्नता मतलब कई तरह के चीजें हैं, एक नहीं है, और उन सबकी जो है वह रक्षा करने का काम जो है राष्ट्रवाद के अंतर्गत होती है। उसी प्रकार एक और पॉइंट है यहाँ पर, राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रवाद के विकास में सहायक है। जब तक राष्ट्रवाद नहीं होगा तब तक अंतरराष्ट्रवाद भी जो है वह नहीं आ सकती, क्योंकि जब राष्ट्र सब मिलते हैं तभी अंतरराष्ट्रवाद, ग्लोबल विलेज की बात होती है। ऐसा नहीं है कि जो है बिना राष्ट्र के ही जो है वह अंतरराष्ट्रवाद स्थापित किया जा सकता है। अब जहां तक बात है इसके अभिशाप की, यानी कि एक कह लीजिए कि गलत निगेटिव सेंस में समझने की, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के अंतर्गत जो है शोषण और स्वार्थ की चीजें भी जो है वह कार्य होती है। होता क्या है, राष्ट्रवाद के नाम पे लोग एक हिंसक भावना को जो है उजागर करने का कार्य करते हैं और उसका गलत इस्तेमाल भी करना शुरू करते हैं। दंगे फसाद जो होते हैं वह एक निगेटिव सेंस में उसका उपयोग होता है। ठीक है ना। तो यह कहीं न कहीं नुकसानदेह होता है, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर के हो, वह सार्थक जो है उसके परिणाम नहीं निकलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रवाद के प्रतिकूल है। देखो राष्ट्रवाद में क्या होता है, एक अपने देश से लगाव होता है, और अंतरराष्ट्रवाद में सब जो है पूरी ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, सब पूरा विश्व ग्राम की बात होने लगती है। तो जहां विश्व ग्राम रहेगा वहां राष्ट्रवाद नहीं रहेगा, और जहां राष्ट्रवाद रहेगा वहां पे विश्व ग्राम नहीं रहेगा। तो क्या कह रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है ना। राष्ट्रवाद सैन्यवाद और युद्ध को जन्म देता है। बस वही सारी चीजें हैं, इसमें बहुत समझाने वाली बात नहीं है। आगे एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, वो रविन्द्रनाथ ठाकुर का कॉन्सेप्ट है। वह राष्ट्रवाद पर वह क्या बोलते हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे वह देश से बिलोंग करते हैं और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था उनको गीतांजलि के लिए, है ना। तो उनका क्या विचार है राष्ट्रवाद के, तो वह लिखते हैं, देखो इनका कोट है, वह कोट क्या कहते हैं कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता। मेरी शरण स्थली तो मानवता में, यानी कि मानवता सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप राष्ट्रवाद के नाम पे हिंसा फैला रहे हैं तो वह राष्ट्रवाद जो है कभी भी सही नहीं कहा जा सकता है। यह इस तरह की बात जो है वह कौन बोलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर जिसको कह रहे हैं उनको ही टैगोर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो वह कहते हैं मैं हीरो की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूंगा। अर्थात ह्यूमैनिटी सबसे जरूरी है ना। राष्ट्रवाद जो है वह बाद में, पहले इंसान जिंदा रहेगा तब ना राष्ट्र आएगा जी। बिना राष्ट्र का कोई इंसान, बिना इंसान का कोई राष्ट्र की कोई ये है महत्ता है, कोई महत्ता नहीं है। तो मानवता को वह क्या देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरी तरफ वह कहते हैं कि मैं उपनिवेशवाद समझती है, उपनिवेशवाद के अंतर्गत जो है वह एक देश को जो है गुलाम समझ लीजिए आप बना करके रखा जाता था। जैसे इंडिया कभी किसी का उपनिवेश हुआ करता था, भारत किसका गुलाम हुआ करता था, इंग्लैंड का, ब्रिटेन का। ठीक है। तो वह उपनिवेश कहलाता था, और जब विनिवेशीकरण आए तो इसका मतलब वह इंडिपेंडेंट हो गया। दो शब्द है, उपनिवेश और विनिवेश। उपनिवेशीकरण यानी कि जो है गुलाम बनाने की क्रिया, और विनिवेशीकरण मतलब स्वतंत्र होने की क्रिया। ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वह उपनिवेशवाद को जो है वह ठीक नहीं मानते हैं कि उपनिवेशवाद की जो व्यवस्था है वह ठीक नहीं है, और मानवीय संबंधों की, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मानवीय संबंधों की गरिमा बरकरार रखने के लिए वह सही नहीं है। ठीक है ना। किसके लिए सही नहीं है, मानव की जो गरिमा होती है उसको बनाए रखने के लिए उपनिवेश कभी भी ठीक नहीं होता है।
और यह न सिर्फ इंडिया में बल्कि ब्रिटेन में भी इस बात को लोग एक्सेप्ट किए कि हाँ यह चीजें सही है। हम तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं और तुम उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ये ठीक है, ये कितनी बड़ी बात है। तो ब्रिटेन में भी यह चीजें स्वीकार की गई कि हाँ यह चीजें सही है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वह यहाँ पर देखो लिखी हुई है बातें कि वह पश्चिमी जो सभ्यता है उसका विरोध नहीं करते हैं। जैसे हमारी जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, हम लोग को अपनी सभ्यता पे नाज होना चाहिए और नाज है भी। उसी प्रकार टैगोर को भी अपना जो कल्चर था उस पर बहुत नाज था। हमारी जो संपदा रही है, हमारी जो कल्चर रहे हैं, संस्कृति रहे हैं, उस पर खूब गुमान था उनको। लेकिन वह जो पश्चिम की सभ्यता है उस पर वो कहते हैं कि उससे आपको कुछ चीजें सीखने की जरूरत होती है। औपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया है उससे आप भले आप विरक्त होइए, लेकिन वहां की जो सभ्यता है उससे सीखने का कुछ प्रयास करिए। वह इसको जो है वह पक्ष लेते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर एक और कोट है जो आप लोग पढ़ लेना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, ठीक है ना। अब लास्ट में जो है क्लास का अंत में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक कोट के साथ ही इस राष्ट्रवाद को हम लोग समाप्त करेंगे। लास्की एक बहुत ही बड़े विद्वान हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनका एक कोट है कि यूरोप का मानसिक जीवन सीजर और नेपोलियन का नहीं, ईसा का है। ईसा मसीह जो है उसका है। और पूर्व की सभ्यता पर चंगेज खां और अकबर की अपेक्षा बुद्ध का प्रभाव कहीं ज्यादा है या गहरा है, ठीक है। अगर हमें जीना है तो इस सत्य को सीखना समझना होगा कि घृणा को प्रेम से जीता जा सकता है, लड़ाई से कभी जीता जा सकता है, नहीं जीता जा सकता। प्रेम से ही वह सोल्यूशन निकलता है, ठीक है ना। और असद को यानी कि गंदे चीज को सद का मतलब अच्छी चीज से ही विजय प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। यह कोटेशन किसका है? लास्की का दिया हुआ है। तो यही थी आज की क्लास। और क्लास के अंत में कुछ गृह कार्य हैं, होमवर्क जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। और गृह कार्य के रूप में तुमको दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन क्या है, रविन्द्रनाथ ठाकुर के अनुसार सही कथन क्या है, वह क्या बोले हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं ना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि राष्ट्रवाद अंतिम आध्यात्मिक मंजिल है, ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद मानवता से ऊपर है, ऐसा भी नहीं बोलते हैं, बल्कि मानवता को राष्ट्रवाद से ऊपर मानते हैं, है ना। तो फिर कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता को खारिज करते हैं, यानी कि कहते हैं कि यह खत्म है, ये नहीं है, ऐसा वह नहीं बोलते हैं। वो एक्सेप्ट करते हैं कि पश्चिमी सभ्यता को जो है मानना चाहिए, बल्कि उससे अच्छी चीजें हमको लेना चाहिए। उसके बाद क्या है अंतिम ऑप्शन, देखो यहाँ लाल से मैं आंसर दिखा दिया हूँ इसलिए कि ताकि तुमको बाद में जब पीडीएफ डाउनलोड करो तो वहां पर तुमको आंसर पता चल जाए कि इसका आंसर ये है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर यह बनाने का ट्रिक जो होता है इसी प्रकार से होना चाहिए। मानवता को राष्ट्रवाद से ऊपर मानते हैं, माने ह्यूमैनिटी जो है वह सबसे ऊपर है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, है ना। उसके बाद फिर जो है दूसरा क्वेश्चन जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनकी पुस्तक है ना। तो राजेंद्र प्रसाद की तो नहीं है, सरदार पटेल की भी नहीं है, अम्बेडकर का भी नहीं है, तो फिर बच गया कौन, है ना। उसी प्रकार कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं कि राष्ट्र किस प्रकार से बाकी सामूहिक संबद्धताओं से अलग है, राष्ट्रवाद की सीमाएं क्या है, राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों पर साधारण प्रकाश डालिए। तो हम समझते हैं कि जितना आपको यहाँ पर बताया गया, अगर उसको आप अच्छे से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, पॉइंट को नोट डाउन करते गए होंगे साथ साथ, तो आप सारे प्रश्नों को आंसर देने में निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। और इसके बाद भी अगर किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत होती है तो गया गाइडेंस के कमेंट सेक्शंस जो है उसके जरिए हम लोग से संपर्क कर सकते हैं और अपने समस्या का समाधान हम लोग से ले सकते हैं। तो ठीक है, यही थी आज की क्लास। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।